एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल मैंने आपको जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है एमएससी सेकेंड सेमेस्टर की उसके लेक्चर प्रोवाइड कराए थे। आज उसी में ये सेकंड लेक्चर है जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्टेम सेल के बारे में। और कल हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो है पढ़ा था कि क्या होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और आज इसमें पढ़ेंगे स्टेम सेल के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर पहले देख लीजिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए। और हाँ, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अब मैं आगे के लेक्चर तभी दूंगी जब आप बताएंगे कि आपको इसकी नीड है या नहीं। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा कि मैं आगे के लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊँ या ना कराऊँ। तो चलिए, स्टेम सेल को समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन समझे आप स्टेम सेल को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार वर्ड आएगा डिफरेंशिएशन और आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहाँ पे लेस स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं चेंज होते हैं डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कुछ सेल है, अभी इसका कोई डिसाइड नहीं है कि ये क्या बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही डिसाइड हो जाता है कि क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि एपिथेलियल सेल बन रहा है, नर्व सेल बन रहा है या ब्लड सेल बन रहा है, उसे क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल। एग्जाम्पल के लिए जैसे हो गया नर्व सेल, मसल सेल, ब्लड सेल दैट डेवलप थ्रू द रेगुलेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन एंड मॉलिकुलर सिग्नल ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर यही चीज़ क्या हो, डिफरेंशिएटेड सेल क्या होता है? जब वो मास ऑफ सेल में तो पाया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं डिसाइडेड है, और जब फंक्शन डिसाइडेड हो जाता है कि उसे क्या बनाना है तो उसे क्या कहते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल। अब स्टेम सेल में बार बार डिफरेंशिएटेड सेल का नाम आता, तो मैंने सोचा पहले आपको बता दिया जाए व्हाट इज डिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल क्या होते हैं? अब सबसे पहले समझते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होता है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल, मतलब जिसमें फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन तो परफॉर्म नहीं करता, इस तरीके से मास ऑफ सेल में पाया जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड स्टेज में। डिफरेंशिएटेड स्टेज क्या होता है? डिफरेंशिएशन पहले मैंने आपको बताया, डिफरेंशिएटेड स्टेज का मतलब क्या होता है? जब ये फंक्शन इसका डिसाइड हो जाए। ठीक है, फंक्शन डिसाइड हो जाए कि ये काम ये बनने वाला है। ठीक है, जैसे कि ये सेल अब स्टेम सेल बनने, वो सॉरी नर्व सेल बनने वाला है या मसल सेल बनने वाला है। लेकिन अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या होते हैं? यहाँ डिसाइड नहीं होता कि क्या बनेगा, कि ये केवल और केवल इस तरीके से एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे सेल से तीसरा, चौथा, इस तरीके से बस डिवाइड करते रहते हैं, और डिवाइड करके एक कैलस, आप कह सकते हैं एक कैलस टर्म आता है, मास ऑफ सेल जिसे कहते हैं, उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें स्टेम सेल कॉन्सेप्ट जो है उसमें बताया भी गया है कि स्टेम सेल if it can divide and doing so produce a replica of itself, process called self renewal, as well as daughter cell that can undergo further development and differentiation। अब यहाँ पे यही बात बोली गई है, थोड़ा साइंटिफिक टर्म में बोला गया है कि ये क्या होता है, ये सेल पाई जाती है और ये सेल्फ रिनोवेट होती रहती है, इस तरीके से एक बनेगी और एक आगे की तरफ चली जाएगी। सेल्फ रिन्यूअल का मतलब, एक अभी स्टेम सेल नीचे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि स्टेम सेल जो होती हैं वो दो बनेंगी। ठीक है, एक आगे के लिए प्रोसीड हो जाएगा, कोई ऑर्गन बनाएगा, दूसरा क्या होगा, उसी में चला जाएगा, जिसे स्टेम सेल नीचे कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात समझना है कि स्टेम सेल क्या करती हैं? सेल्फ रिन्यूअल करती हैं बस, और बस सेल का फॉर्मेशन करती हैं, या एज वेल एज जिसको कहते हैं कि डॉटर सेल प्रोड्यूस करती हैं। बाद में फर्दर इसका डेवलपमेंट होता है और ये डिफरेंशिएट होकर क्या करते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, इट दस हैज़ द पावर और पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब किसी चीज़ को बनाने की क्षमता जिससे के अंदर हो, कहते हैं ना आपके अंदर पोटेंशियल है, आप ये काम कर सकते हैं। तो उसी तरह स्टेम सेल के अंदर एक पावर होता है या पोटेंसी होता है प्रोड्यूस करने का मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल, बहुत सारे डिफरेंशिएटेड सेल को प्रोड्यूस करने का। इस तरीके से एक सेल था, इससे बहुत सारे डिफरेंशिएटेड सेल को प्रोड्यूस करने की पोटेंसी या क्षमता, इसमें पावर पाई जाती है। ठीक है, स्टेम सेल, यहाँ पे यही बात लिखा गया है कि समटाइम इसको मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल कहते हैं, जो मेंटेनेंस करता है उसके प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टी को, डिवाइड करने की प्रॉपर्टी को उसके मेंटेन करता है। ठीक है,
देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, हाउएवर, जबकि देयर स्टेटस इज एज अनडिफरेंशिएटेड रियली पर्टेन्स द रिटेन्ड एबिलिटी टू डिवाइड एंड रेजिस्टेंस टू मेच्योर इनटू टिश्यू पोस्ट मियोटिक डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये इसके अंदर क्या पावर पाया जाता है कि ये अपनी एबिलिटी को रिटेन करके रखता है कि इसको डिवाइड करते रहना है। ठीक है, डिवाइड करते रहना है और फिर पोस्ट जो है माइटोटिक डेरिवेटिव्स को बनाता है, यानी कि ऑर्गन्स वगैरह को ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, because they maintain the ability to generate effectively unlimited population of daughter cell that can go on proliferate and differentiate। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि इसके पास क्या पाया जाता है, पोटेंशियल पाया जाता है अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रोथ का। कई सारा डिवाइड कर करके इस तरीके से कई सारा सेल बना लेता है या डॉटर सेल बना लेता है, जो कि प्रोलिफरेट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। स्टेम सेल होल्ड ग्रेट पोटेंशियल टू नॉट ओनली स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट बट आल्सो ट्रांसफॉर्म मॉडर्न मेडिसिन। यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि आप स्टेम सेल का यूज सिर्फ जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी में नहीं कर सकते कि स्टेम सेल जो है इसके अंदर कैपेसिटी है कई सारे सेल को बनाने की। ठीक है, बल्कि इसका यूज मॉडर्न मेडिसिन जो है उसको ट्रांसफॉर्म करने में भी किया जा रहा है। अब मान लीजिए एक सेल, मान लीजिए आपने किसी का ले लिया, अब वो अनडिफरेंशिएटेड सेल डिफरेंशिएटेड स्टेट में था। ठीक है, स्टेम सेल क्या करते हैं, उसको अनडिफरेंशिएटेड स्टेज में, डिवाइडिंग स्टेज में ले आएंगे तो उसकी बहुत सारी रेप्लिका या डॉटर सेल बन जाती है, जो आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसा कि अब यहाँ पे मैंने डायग्राम एक दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले समझिए सिंगल सेल सिमेट्री क्या होती है इसकी। ठीक है, सिंगल सेल सिमेट्री का मतलब एक स्टेम सेल है वो सेल्फ रिन्यू होकर, मतलब इस तरीके से एक स्टेम सेल चला जाएगा सेल्फ रिन्यूअल, यानी कि स्टेम सेल नीचे में वही मेंटेन रहेगा, फिर बाद में इससे नई चीज़ बनेगी। ठीक है, फिर से स्टेम सेल डिवाइड करेगा इससे, और एक चला जाएगा डिफरेंशिएटेड स्टेज में, मतलब ऑर्गन बनाने। ठीक है, कमिटेड सेल बन जाएगा। अब इसके लिए मैंने थियरी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ए के लिए द फंडामेंटल नोशन ऑफ स्टेम सेल इज दैट इट कैन मेक मोर स्टेम सेल वाइल ऑल्सो प्रोड्यूसिंग सेल कमिटेड टू अंडरगोइंग डिफरेंशिएशन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर पावर पाया जाता है कि ये स्टेम सेल निच को भी मेंटेन करे, यानी कि एक स्टेम सेल को फिर उसी स्टेम सेल में वापस भेज देगा और एक को भेज देता है आपके फर्दर डिफरेंशिएशन के लिए, जो कि क्या होगा, नया ऑर्गन बनाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक सेल डिवीजन। ठीक है, अब दूसरा आपका है पॉपुलेशन एसिमेट्री या सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन। यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेम सेल है, या तो वो डायरेक्ट दो स्टेम सेल को बनाएगा जो स्टेम सेल नीचे में चला जाएगा, या तो कमिटेड सेल बना देगा दो। ठीक है, ये एक ही फंक्शन काम करेगा, या तो एक स्टेम सेल को ही दो प्रोड्यूस कर देगा या कमिटेड सेल को प्रोड्यूस कर देगा, दोनों नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था, इस एसिमेट्रिकल डिवीजन इधर भी हो रहा था और उधर भी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक तरफ होगा। अब यहाँ पर थियरी में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि A population of stem cell can also be maintained through population asymmetry। पॉपुलेशन जो होता है स्टेम सेल का, उसको एसिमेट्री के थ्रू भी मेंटेन किया जा सकता है। कैसे, क्या हो रहा है कि एक सेल था, इससे दो बन जा रहे हैं अनकमिटेड सेल, या तो कमिटेड सेल बन जा रहे हैं जिससे किसी ऑर्गन का डिवीजन होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, स्टेम सेल की जो सिमेट्री है वो तो मेंटेन है ना, वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। हेयर अ स्टेम सेल इज सोन हैव टू एबिलिटी डिवाइड सिमेट्रिकली टू प्रोड्यूस ईदर टू स्टेम सेल इंक्रीजिंग सेल पूल, स्टेम सेल पूल को इंक्रीज करेंगे, या टू कमिटेड सेल जो क्या करेंगे, डिक्रीजिंग द पूल बाय वन। यहाँ पे क्या होगा, या तो स्टेम सेल बनेगा और उसका पूल इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, या तो ये ऑर्गन बनाएंगे तो ये पूल क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। इज कॉल्ड सिमेट्रिकल रिन्यूइंग या सिमेट्रिकल डिफरेंशिएटिंग। ठीक है, तो होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। एसिमेट्रिकल डिवीजन में क्या हो रहा था, एक बन रहा था स्टेम सेल के वापस चला जा रहा था, और दूसरा क्या है, वो जो है आगे कमिटेड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा, या तो स्टेम सेल जो है पूल में चला जाएगा या कमिटेड में जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, एडल्ट स्टेम सेल लीनिएज। अब ये कई सारे स्टेप इन्वॉल्व करता है। इसमें सबसे पहले मल्टीपोटेंट सेल। अब जब पोटेंसी में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो पोटेंसी में आप पढ़ेंगे कि किसी सेल की जो पोटेंसी होती है वो टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, यूनिपोटेंट इस तरीके से पाया जाता है। तो मल्टीपोटेंट सेल जो होते हैं वो कुछ, मान लीजिए जैसे आपका होगा ब्लड, ठीक है, ब्लड सेल जो होती हैं वो कई सारे ब्लड सेल का निर्माण करती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिडोफिल, इस तरीके से इओसिनोफिल। ये सारे जो हैं कई सारे, एक ब्लड सेल जो है कई सारे टाइप के ब्लड का जो है क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इसे क्या कहते हैं, मल्टीपोटेंसी। ठीक है, ऐसा
मल्टी का मतलब क्या होता है, कई सारी चीज़ें बनाना, पोटेंसी मतलब बनाने की क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टी पोटेंशियल आएंगे। मल्टी पोटेंशियल कमिटेड सिस्टम सेल, यानी कि कमिटेड का मतलब कि अब आपको यही बनना है, ठीक है। कमिटमेंट हो गया कि अब मैं 1,000 रुपये में आपको ये चीज़ दूंगा, ठीक है, आपने कमिटमेंट कर दी। फिर वो प्रोजेनाइटर या ट्रांसिट एम्पलीफाइंग सेल बन जाते हैं, मतलब एम्पलीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद फाइनली डिफरेंशिएटेड सेल, यानी कि जो वो कमिटमेंट हुआ था कि आपको नर्व सेल बनना है तो नर्व सेल बन जाएगा। अब यहाँ डिटेल में आप देख सकते हैं वही बात लिखी गई है। इन मेनी ऑर्गन स्टेम सेल लीनिएज पास फ्रॉम ए मल्टीपोटेंट स्टेम सेल, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यूमरस टाइप ऑफ सेल, मेनी टाइप ऑफ सेल या न्यूमरस टाइप ऑफ सेल, टू कमिटेड स्टेम सेल दैट मेक्स वन और वेरी फ्यू टाइप्स ऑफ सेल टू प्रोजेनाइटर सेल, जो एक प्रोजेनाइटर सेल से कई सारे सेल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। इसको ट्रांजिट एम्पलीफाइंग सेल भी कहा जाता है, मतलब कई सारी चीज़ों का एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है, एक कॉपी से 1000 कॉपी का बनाना। जैसे आप PCR मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है, कई सारी कॉपीज बनाना, ठीक है, एक सेल से। दैट कैन प्रोलिफरेट और मल्टीपल राउंड ऑफ डिवीजन, कई सारे बार डिवीजन होगा, बट इट्स ट्रांजिएंट इन इट्स लाइफ, लेकिन अपनी लाइफ थ्रू आउट लाइफ में क्या होता है, ट्रांजिएंट रहता है, कमिटेड रहता है टू बिकमिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल। अगर यहाँ पे ये कमिटमेंट हो गई है इस मल्टीपोटेंट सेल की कि यहाँ पे नर्व सेल ही बनना है, तो ये नर्व सेल ही बनेगा। जब आगे आप ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे तो उस समय आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसीलिए सबसे पहले बेस पढ़ाया जाता है कि जो चीज़ें आपके आगे की चीज़ों में हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि एसिमेट्रिकल या एसिमेट्री सिंगल सेल क्या होता है, सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन या एडल्ट सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेम सेल निच के बारे में, ठीक है। स्टेम सेल निच जो है, टर्म जो है वो किसने दिया था, स्कोफील्ड ने 1978 में दिया था किसने, स्कोफील्ड 1978 में। अब स्टेम सेल क्या होता है, निच, स्टेम सेल निच, जैसा कि आप सबने अगर इवोल्यूशन का सेकंड सेमेस्टर का अपने इकोलॉजी का क्लास देखा होगा तो वहाँ पे मैंने निच के बारे में बताया था। निच क्या होता है, किसी भी पर्सन का एक फंडामेंटल एरिया, जैसे आप एक रूम में रह रहे हैं, ठीक है, उस रूम में, ठीक है, एक रूम है, आप रूम लेकर रहते हैं, उसमें 2 पार्टनर हैं, तो ये जो आधा पार्ट होगा वो आपका स्पेसिफिक निच होगा जिसमें आप रह रहे हैं, और आधा आपके फ्रेंड का होगा। उसी तरीके से स्टेम सेल निच क्या होता है, स्टेम सेल जहाँ पे स्टे करती हैं, जो उनका घर होता है, ठीक है। स्टेम सेल रेगुलेशन इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय माइक्रो इन्वायरमेंट दैट सराउंड द स्टेम सेल एंड इज नोन एज स्टेम सेल निच। जो स्टेम सेल होता है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है एक माइक्रो इन्वायरमेंट से। ये एक सेल है, एक आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएगा कि डिफरेंशिएटेड सेल बनेगा, कोई ऑर्गन बनेगा, और दूसरा इसी पूल में चला आएगा। यही बात मैं आपको कभी से समझा रही हूँ, ठीक है। इट इज़ एन एरिया दैट प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इन माइक्रो इन्वायरमेंट इन विच स्टेम सेल कैन प्रेजेंट इन अनडिफरेंशिएटेड एंड सेंट्रल स्टेट। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा किस स्टेट में प्रेजेंट रहेंगी, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे स्टेम सेल सेल्फ रिन्यूअल, यानी कि ये आगे जाएंगी, एक सेल बनाएंगी और दूसरा सेल बनाएंगी जो वापस यहीं पे चला जाएगा निच में। ये अनडिफरेंशिएटेड स्टेट, यानी कि ये फंक्शन नहीं परफॉर्म, कोई फंक्शन नहीं रहेगा इनका, सिर्फ और सिर्फ स्टेम सेल बनाएंगी और सेल्फ रिन्यूएबल मतलब खुद को खुद से बना लेती हैं, ठीक है। स्टेम सेल सेल्फ रिन्यू एट ईच डिवीजन टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ स्टेम सेल। क्यों ऐसा होता है कि स्टेम सेल बार बार वापस उसी निच में चला जाता है, एक आगे की तरफ गया इस तरीके से बना, एक आगे की तरफ गया, दूसरा जो है ये वापस इसी में चला जाता है और ये ऑर्गन बना लेता है, क्योंकि स्टेम सेल का जो निच है, जो उसका सप्लाई है उसको मेंटेन करने के लिए। मान लीजिए आप आपके पास 100 रुपये हैं और आप उसे देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे ना। और आप इस तरह कर रहे हैं कि आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप पर्सन को दे तो रहे हैं लेकिन आपको रिटर्न में जो है कुछ चीज़ें, कुछ पैसे मिल जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पोटेंसी क्या है, उसका सप्लाई मेंटेन है, आपके पैसे खत्म नहीं हो रहे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात और बताई गई है कि सेवरल कॉमन प्रिंसिपल ऑफ स्टेम सेल रेगुलेशन कैन बी अप्लाइड टू ऑल एनवायरनमेंट। कई सारे ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो स्टेम सेल पे अप्लाई होते हैं। दीज प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैकेनिज्म लीडिंग टू इंट्रा सेलुलर चेंज दैट रेगुलेट स्टेम सेल बिहेवियर। अब मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, सेल है,
अब इसकी पोटेंसी कैसे मेंटेन है, इसके लिए कई सारे फैक्टर जो है जरूरी है, ठीक है। अब वो फैक्टर क्या क्या है, जिसमें से सबसे पहला फैक्टर है एक्स्ट्रा सेलुलर फैक्टर, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है, फिजिकल में मैकेनिज्म और केमिकल मैकेनिज्म। अब ये आपका एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में कैसे चीज़ें मेंटेन रहती हैं इसको बताया गया है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ। एक सेल यहाँ हो गया आपका, दूसरा यहाँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिजिकल मैकेनिज्म इज इन्फ्लुएंस इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल एंड अधेशन फैक्टर। अधेशन अगर आप सबने नहीं पढ़ा, अधेशन टर्म नहीं जानते हैं, तो इसके लिए आप सेल अधेशन करके हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो है, वहाँ पे डालेंगे ना, तो आपको सेल अधेशन करके एक वीडियो मिल जाएगा, जहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं व्हाट इज सेल अधेशन, ठीक है। अधेशन का मतलब होता है अडहियर होना, अटैच होना किसी चीज़ का, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो पाया जाता है, मतलब बाहर का जो मैट्रिक्स पाया जाता है, ये एक दूसरे से कैसे अधेयर करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, सेलुलर आर्किटेक्चर ऑफ निच को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, सपोर्ट रखते हैं। तो इसके लिए अधेशन फैक्टर पाए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंस इनटू सेल टू सेल, सेल टू सेल में डिफरेंस, और सेल टू मैट्रिक्स अधेशन एज वेल एज सेल डेंसिटी विद इन द निच कैन अल्टर द मैकेनिकल फोर्स दैट इन्फ्लुएंस स्टेम सेल बिहेवियर। ये क्या करते हैं, ये अधेशन जो है स्टेम सेल बिहेवियर को मेंटेन करके रखते हैं, कि ताकि जो है वो एक दूसरे से अटैच रहें, ठीक है। अटैच नहीं रहेंगे तो वापस कैसे आएंगे, ठीक है। दूसरा केमिकल रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन में स्टेम सेल टेक फ्रॉम सिक्रीटेड प्रोटीन फ्रॉम सराउंडिंग सेल दैट इन्फ्लुएंस स्टेम सेल स्टेट एंड प्रोजेनाइटर डिफरेंशिएशन थ्रू एंडोक्राइन, पैराक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन मैकेनिज्म। जब आप सेल टू सेल इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे एंडोक्राइन, पैराक्राइन और जक्स्टाक्राइन मैकेनिज्म के बारे में, जो क्या करते हैं, सेल को एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, ये कैसे सीक्रेट होते हैं, जो सराउंडिंग में, सेल के सराउंडिंग में कुछ इन्वायरमेंट पाया जाता है, जो कुछ टाइप के प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, जिनमें आते हैं आपके एंडोक्राइन फैक्टर्स, पैराक्राइन फैक्टर्स और जक्स्टाक्राइन फैक्टर्स। ये सारे क्या करते हैं, सेल को सिग्नलिंग फैक्टर प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से एंडोक्राइन फैक्टर सीक्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे सिग्नलिंग फैक्टर रहता है कि अच्छा इसको, सेल को पता चल जाएगा, हाँ यहाँ पे ये सेल है, ये सिग्नल दे रहा है, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ सेल पाया जा रहा है, जो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं स्टेम सेल को अनकमिटेड स्टेट में रहने के लिए, कि तुमको यहाँ पे सिग्नल बार बार मिलता रहेगा कि तुमको अनकमिटेड स्टेट में ही रहना, कमिटेड स्टेट में नहीं जाना है कि तुमको ये बनाना है, बस तुमको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। Once stem cell become positioned farther from the niche, however these factors cannot reach them and differentiation comes। अब यहाँ पे बात ये बोली जा रही है, आपको मैं समझाऊँ, कि एक बार जब स्टेम सेल निच ये है और यहाँ से ये स्टेम सेल निकल के बाहर आ गया, तो ये फैक्टर जो है, जो ये तीनों फैक्टर्स हैं, पैराक्राइन और एंडोक्राइन और जक्स्टाक्राइन, ये काम करना बंद कर देते हैं, मतलब ये दूर चला गया सेल से। अब ये तभी काम करते हैं जब आपके सेल इस तरीके से पास हो, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी है इंटरेक्शन के लिए पास होना। जैसे ही ये दूरी पे गया, ये काम करना बंद कर देते हैं और वो सेल डिफरेंशिएटेड हो जाता है, यानी किसी न किसी ऑर्गन का निर्माण करने लगता है। और वैसे कहाँ क्या रहता है, अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में केवल और केवल डिवाइडेशन का काम करता है। अब इंट्रासेलुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म में क्या आता है, इंट्रासेलुलर रेगुलेटरी मैकेनिज्म में आते हैं रेगुलेशन बाय साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन और एपिजेनेटिक रेगुलेशन। अब रेगुलेशन बाय साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, पार्टीशनिंग ऑफ विच अकर एट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस तो आपने सबने पढ़ा होगा, जब डिवाइडेशन होता है तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे क्या होते हैं, ये पार्टीशनिंग करते हैं। एज स्टेम सेल डिवाइड फैक्टर डिटरमाइनिंग सेल फेट आर ईदर सेलेक्टिवली पार्टीशन टू ऑन डॉटर सेल, एसिमेट्रिकल डिफरेंशिएटल डिवीजन और शेयर्ड इवनली बिटवीन डॉटर सेल, ठीक है, सिमेट्रिकल डिवीजन। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डिवीजन में, ठीक है। अब स्टेम सेल का काम क्या है, डिवाइड करके सेल को बनाना, डॉटर सेल को बनाना, ठीक है। तो ये उसी चीज़ में, चाहे वो एसिमेट्रिकल डिफरेंशिएटिंग डिवीजन हो या सिमेट्रिकल डिवीजन हो, दोनों में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। अब बात की जाए ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन की, तो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में क्या होता है, अकर थ्रू नेटवर्क ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कई सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पाए जाएंगे। जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, जैसे सॉक्स वगैरह, जीन, ओराई, साइट वगैरह पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये क्या करते हैं, स्टेम सेल को क्विसेंट स्टेज, या मतलब इस स्टेज में कि ये डिवाइड ना करे, या प्रोलिफरेटिव स्टेज या डिवाइडिंग स्टेज में क्या करते हैं। क्विसेंट स्टेज का मतलब होता है जब स्टेम सेल रेस्ट में चला जाता है, ठीक है। तो उसे या तो रेस्ट स्टेज में रहने देंगे, या प्रोलिफरेटिंग स्टेज में, डिवाइडिंग स्टेज में जाने देंगे, जो प्रमोट करता है मैच्योरेशन ऑफ डॉटर सेल टुवर्ड पर्टिकुलर फेट, जो क्या करता है, एक निश्चित चीज़ को बनाने में हेल्प करता है। लास्ट
बट नॉट लीस्ट एपिजेनेटिक रेगुलेशन, ठीक है, अकर एट लेवल ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के लेवल पे होता है जो हमारे सेल में पाया जाता है। ये डिफ्रेंशिएट करता है पैटर्न ऑफ क्रोमेटिन की एक्सेसिबिलिटी को हिस्टोन मॉडिफिकेशन, जो हिस्टोन पाया जाता है आपके डीएनए में उसको मॉडिफिकेशन करता है, इन्फ्लुएंस करता है जीन रेगुलेशन को रिलेटेड टू स्टेम सेल बिहेवियर, जो कि स्टेम सेल बिहेवियर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है और एक टर्म और है, रेगुलेशन ऑफ स्टेम सेल हेल्प टू बिल्ड एम्ब्रियो। इतना सारा जो आप रेगुलेशन कर रहे हैं स्टेम सेल का, वो ज़रूरी क्यों है? वो ज़रूरी है मेंटेन करने के लिए एम्ब्रियो को। अगर स्टेम सेल मेंटेन नहीं रहेगा तो एम्ब्रियो भी मेंटेन नहीं रहेगा, जो कि हेल्प करता है मेंटेन करने में रीजनरेटिव टिश्यू टू मेनी मोर, और सारी चीज़ों को बनाने में, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरीके से स्टेम सेल पाया जाता है। एक क्या होगा, सेल्फ रिनोवेट हो जाएगा, यहाँ पे चला आएगा। दूसरा क्या होगा, प्रोजेनाइटर की तरह काम करेगा और आगे डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू बनाएगा। इसी तरह बात की जाए अगर ट्यूमर सेल की, जिस तरीके से कैंसर सेल होता है, कैंसर सेल भी एक सेल्फ रिनोवेट होता है, दूसरा क्या होता है, डिवाइड करने के लिए चला जाता है। इस तरीके से ये अपने कैंसर सेल, क्यों कैंसर सेल को रिमूव करना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर वो लास्ट स्टेज पे आ जाता है, क्योंकि वो इतना तेज़ी से डिवाइड करता है कि उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और स्टेम सेल क्या होता है। और एक बात आप जान लीजिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज स्टेम सेल, व्हाट इज स्टेम सेल पे जो है स्टेम सेल निच क्या होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आगे के लेक्चर्स के लिए अगर आपको ज़रूरत है तभी बताइए, तो मैं आगे के लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊंगी आपको। थैंक यू एवरीवन।